नमस्कार, मैं रुक्मणी और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय माही बैंकेट हॉल एंड अभिलाष। आइए सीधे बढ़ते खबरों की ओर। फीस को लेकर आज आसनसोल सेंट ज्यूस स्कूल के छात्रों के अभिभावकों ने विरोध जताया। उन लोगों का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान खाना पीना दुश्वार हो रहा है, ऐसे में हम फीस कहां से दें? प्रिंसिपल मिलती नहीं, अगर हमारी मांग नहीं सुनी गई तो हम डीएम को ज्ञापन सौंपेंगे। हम लोग 10 साल से देते हैं, 10 साल से हम लोग ने कोई मना नहीं, कोई किसी चीज में हम लोग ने ये नहीं किया 10 साल से। लेकिन अभी लॉकडाउन में हम लोग परेशानी में हैं। 10 साल से दुकान खुल भी रहे हैं तो कोई कस्टमर नहीं है, तो हम लोग कहाँ से भरेंगे? तो उस हिसाब से अगर हम लोग को सिर्फ ट्यूशन फीस हम लोग देने के लिए राजी हैं। अब बिल्डिंग फंड है, ये चार्ज है, वो चार्ज है, वो सब चार्ज हम लोग अभी देने के लिए राजी नहीं है। जब तक स्कूल हम लोग व्हाट्सएप पे पढ़ा रही हैं, हम लोग व्हाट्सएप जैसे धूप में खड़े हैं सर, मैम अभी तक नीचे जाने के बाद हम लोग सब देने के लिए नीचे नहीं आ रही है। मेंटेनेंस चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, स्पोर्ट्स चार्ज है, ये सब कुछ भी होगा ही नहीं, तो फिर ये सब लेके फायदा क्या? जब तक स्कूल बंद है तब तक हम लोग ट्यूशन फीस देने के लिए सर, इसके लिए हम लोग जो भी होगा इसके लिए आगे अगर प्रिंसिपल साहब अगर नहीं मानेंगे तो इसके लिए हम लोग आगे जो भी होगा जितने दूर जाने तक होगा हम लोग उसमें जाने के लिए तैयार है। सारा पेरेंट्स तैयार है। सर यहाँ पे ऐसा है कि देखिए ट्यूशन फीस यहाँ पे चलिए सारा पेरेंट्स देने के लिए तैयार है। बिल्डिंग फंड है, इलेक्ट्रिसिटी है, लाइब्रेरी है, कंप्यूटर है, बैंक चार्ज है, एनुअल चार्ज है, एग्जामिनेशन फ़ी है, मेंटेनेंस है, सेशन चार्ज है। ये टोटल मिला के हम पेरेंट्स अभी का जो हालात है लॉकडाउन में है, पेरेंट्स नहीं दे पाएगा। हम लोग यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, जो कैश में बैठे हुए थे, जो फीस लेने के लिए हम लोग उनसे रिक्वेस्ट किया, बोला यहाँ तक कि हम लोग बोला कि आप लोग हमारा ये बात है प्रिंसिपल तक पहुँचा दिए। तो इन्होंने कहा कि आप फ़ोन कीजिए, और हम लोग बोलते फ़ोन आप उनको बुला दीजिए, तो बोले कि हम लोग बुला नहीं सकते हैं। और हेड मिस का नंबर भी सही से नहीं दे रहे हैं। प्रिंसिपल का नंबर दे दिए हैं, जो हेड मिस है यहाँ पे जो चेयरपर्सन है उनका ये नंबर नहीं दे रहे हैं। बोले कि इससे आप लोगों को बात करना पड़ेगा। ये अगर आपने मैसेज नहीं पहुँचाएंगे तो हम लोग उनको कहाँ खोजेंगे? अगर हम लोग सारा पेरेंट्स को यहाँ पे लेके आते हैं तो बात किससे हम लोग करेंगे? इसलिए हम लोग बोले हैं कि आप लोग एक बार उनको टाइम दीजिए, हम लोग सारा पेरेंट्स आते हैं, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। लेकिन इन्होंने अपना बात के सामने हम लोग को किसी का बात कदर नहीं किया, और हम लोग यहाँ पे आए हैं, आज यहाँ पे आए हैं। लेकिन आने वाले दिनों में अगर हम लोग का फीस अगर माफ़ नहीं करेंगे तो इससे हम लोग और भी आगे कदम बढ़ाएंगे। इसके लिए सारा पेरेंट्स तैयार है। आप लोग तैयार हैं ना सब? शिकायत बस यही है कि हम लोग ट्यूशन फीस देना चाहते हैं। हाँ, और जितने भी फंड हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, लाइब्रेरी है, कंप्यूटर है, एनुअल चार्ज है, एग्जामिनेशन फी है, एग्जाम तो होने को नहीं है। हाँ, मेंटेनेंस, जब बच्चे स्कूल नहीं जा रहे तो मेंटेनेंस किस चीज़ का? हाँ, सीजन चार्जेस, ये क्या है? ये सब क्या है? हम लोग क्यों भरे? हम लोग पेरेंट्स लोग खुद परेशान हैं, हम लोग बहुत परेशान हैं। फिर भी ट्यूशन फीस हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ करके हम लोग देना चाहते हैं। हाँ, और हम लोग को कितना बढ़ाया है? ये 200 रुपया। वो तो ही कर दिया। वो सब हम लोग बहुत हर साल जो बढ़ाते हैं बस वो बढ़ा के घटा दिया गया है। प्रिंसिपल से बात हुई? प्रिंसिपल सामने नहीं आ रही है, सामने नहीं आ रही है। केंद्र सरकार आतंकवादियों की मदद करने वालों की मदद कर रही है। कोविड-19 काल में लगभग सभी राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा मदद पहुंचाई जा रही है, लेकिन बंगाल को नज़रअंदाज किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों पर गिरावट आई है, लेकिन जनता को इससे कोई लाभ नहीं। इसके जिम्मेदार भी केंद्र सरकार ही है। ये तमाम बातें आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पश्चिम बर्धमान तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जितेंद्र तिवारी ने कही। उनके साथ जिला चेयरमैन शिवदासन दासू भी शामिल थे। এই কোভিড-19 পর তারা একটা প্রধানমন্ত্রী একটা ঘোষণা করলেন, একটা কর্মসূচি ঘোষণা করলেন যে গরিব কল্যাণ রোজগার অভিযান, গরিব কল্যাণ রোজগার অভিযান বলে একটা কর্মসূচি ঘোষণা করলেন। এখানে তিনি কি বললেন যে দেশের এমন জেলা যে জেলাগুলোতে 25,000 বা তার বেশি মানুষ মাইগ্রেন্ট বা অন্য রাজ্য থেকে ফিরেছে তাদেরকে তারা সাহায্য করবে, এবং একটা তালিকা তারা দিলেন। আপনারা জেনে হয়তো দুঃখ পাবেন আপনারা যে সেই তালিকা থেকে বাংলার একটাও জেলার নাম নেই। বাংলার সব জেলা বাদ কোন কোন রাজ্যকে রাখা হলো? ইউপিকে রাখা হলো, বিহারকে রাখা হলো, মধ্যপ্রদেশকে রাখা হলো, যেগুলো বিজেপির সঙ্গে যাদের সম্পর্ক ভালো সেই রাজ্যগুলোকে রাখা হলো। এবং বেঙ্গলে যে তথ্য আমাদের কাছে আছে, বেঙ্গলে ওই কোভিড-19 টাইমে অন্যান্য বিভিন্ন জেলাতে যে বাইরে থেকে শ্রমিকরা ফিরেছে তাদের একটা তালিকা যদি আপনাদেরকে দিই, মুর্শিদাবাদে ফিরে এসেছে 2,24,000, কুচবিহারে 1,43,000, পশ্চিম মেদিনীপুরে, মানে টোটাল আমাদের 20টা জেলা এমন আছে যেখানে 25,000-এর বেশি লোক ফিরে এসেছে। আমরা যে জেলায় প্রেস মিট করছি সেই পশ্চিম বর্ধমানে 32,703 জন ব্যক্তি ফিরে এসেছেন অন্য রাজ্যে।
তাহলে তোমার যদি এই ক্রাইটেরিয়া হয় যে 25,000 টাকা 25,000 ব্যক্তি যেখানে ফিরে এসছে তাদেরকে তুমি এই কর্মসূচি আওতায় রাখবে, তাদেরকে সাহায্য করবে, তাহলে আমার বাংলার 20টা জেলা এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত হলো কেন? তার জবাব কে দেবে? বাংলা 18টা এমপি দিয়েছে তাদেরকে, বাংলা থেকে তুমি ভোট পাবে, বাংলা থেকে সব সুবিধা দেবে, বাংলা থেকে ট্যাক্স নেবে, বাংলা থেকে কর নেবে, আর বাংলার মানুষকে সুবিধা দেবেন, এটা হতে পারে। কিন্তু জানি না কেন বাংলার প্রতি এত ঘৃণা, বাংলার মানুষের প্রতি এত ঘৃণা, বাংলার মানুষকে সাহায্য করার এত মানে উদ্গ্রীব থাকে তারা, কেন তারা এই কাজ করছে তার জবাব কিন্তু আমরা বিজেপি নেতৃত্বের কাছে চাইছি। আমরা আপনাদের জেনে ভালো লাগবে যে প্রধানমন্ত্রী পিএম কেয়ার্স ফান্ড করেছিলেন, পিএম কেয়ার্স ফান্ড তিনি করতেই পারেন। আমরা কি ভেবেছিলাম পিএম কেয়ার্স ফান্ডে প্রচুর মানুষ সাহায্য করবো, কেন যে তারা গরিব মানুষকে এই ফান্ড দিয়ে হেল্প করা। কিন্তু যখন আরটিআই তে জানতে চাওয়া হলো যে পিএম কেয়ার্স ফান্ডে কত টাকা অ্যাকুমুলেট হয়েছে, কত টাকা আপনার ফান্ডে এসছে, জবাব দেওয়া হলো না। বলা হলো যে পিএম কেয়ার্স ফান্ড কিন্তু সরকারি ফান্ড না, অতএব তার জবাব দেবো। কিন্তু যখন সরকার নোটিফিকেশন করছে পিএম কেয়ার্স ফান্ড যখন তৈরি করা হবে তখন কিন্তু সরকারি নোটিফিকেশন অনুযায়ী এটা তৈরি করা, তখন সরকার নোটিফিকেশন করলো এবং তারা কি বললো এই যে পিএম কেয়ার্স ফান্ড আছে সেটা আমরা অডিট করাবো, প্রাইভেটলি অডিট করাবো। অডিটর হিসাবে তারা কাজকে নিয়োগ করলো, এই পিএম কেয়ার্স ফান্ডের জন্য অডিটর হিসাবে তারা নিয়োগ করলো একটা সংস্থাকে, যে সংস্থার নাম হলো SARC and Associate, SARC and Associate এই নামে এক সংস্থাকে তারা নিয়োগ করলো, এরা এর অডিট করবে। এই সংস্থাটা, এই সংস্থা সবই প্রধানমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিরা আছে। আমরা বেশ কিছু ফটোগ্রাফ আপনাদের কাছে আছে, দেখাবেন আপনারা আরো ফটোগ্রাফি দিচ্ছেন। হ্যাঁ এই ফটোগ্রাফ যদি আপনারা দেখেন দেখবেন ওই সংস্থার কর্মধার যারা আছে তাদের দেখুন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ফটো, মানে অডিট করাবেন, টাকা দেবেন নিজের ফান্ডে এবং অডিট করাবেন নিজের বন্ধুকে নিয়ে। এইভাবে অডিট হয় কেন? ইন্ডিপেন্ডেন্টলি কোনো অডিট এজেন্সিকে দিয়ে অডিট করা যাবে না। দেখুন তাদের কিন্তু কাকে জিত হয়েছে, যে ফান্ডকে দিয়ে অডিট হয়েছে তারা প্রধানমন্ত্রী এবং তার অন্যান্য যে মন্ত্রী আছে তার সঙ্গে তার যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, সেটা এই ছবির মাধ্যমে আপনি দেখতে পাবেন। এটা আপনাদেরকে আমরা দিয়ে ঠিক সেই সময় যখন কেন্দ্রীয় সরকার, কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকারের বাংলার মানুষের পাশে থাকা দরকার ছিল, দেশের মানুষের পাশে থাকা দরকার ছিল, তখন সেটা না করে তারা এই কোভিড-19 ফাঁকে মানুষের জীবনে আরো কি করে কষ্টে ভরিয়ে দেওয়া যায়, আরো কি করে মানুষের জীবনে কষ্ট আনা যায় এবং এই ফাঁকে কি করে তারা নিজের মুনাফা অর্জন করতে পারবে তার একটা প্রচেষ্টা তারা করেছিল। পেট্রোল এবং ডিজেলের যেভাবে প্রাইস রাইজ হয়েছে বা প্রাইস হাইক হয়েছে সেটা আপনারা দেখেছেন। আমরা জানি যে পেট্রোল বা ডিজেলের দাম নির্ভর করে যে আন্তর্জাতিক বাজারে যে কাঁচা তেলের দাম যেটা, তার উপর নির্ভর করে পেট্রোল বা ডিজেলের দাম বাড়বে কি কমবে। যখনই আন্তর্জাতিক মার্কেটে কাঁচা তেলের দাম বেড়েছে তখন কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার বারবার আমাদের পেট্রোল বা ডিজেলের দাম বাড়িয়েছে যে না ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে দাম বেড়ে গেছে, আমরা কি করব। কিন্তু আমরা এই এখন দেখলাম যে এখন ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে কাঁচা তেলের দাম কমে যাওয়া সত্ত্বেও প্রচুর কমে গেছে, তা সত্ত্বেও যে বেনিফিট ভারতবর্ষের মানুষকে দেওয়া উচিত ছিল সেটা তো দিলই না, উপরন্ত নিজের ডিউটি, নিজের কেন্দ্রীয় সরকারের যে ট্যাক্স ডিউটি সেটাকে আরো বর্ধিত করে আরো কি করে কেন্দ্রীয় সরকার বেশি অর্থ উপার্জন করতে পারবে তার চেষ্টা তারা করেছে। এটা ডিটেল যদি আপনাদের একটা ডাটা যদি দিয়ে দিই যে জানুয়ারি 2020-তে আন্তর্জাতিক মার্কেটে কাঁচা তেলের দাম ছিল ব্যারেল প্রতি $66.25। জানুয়ারি 2020-তে $66.25। তখন আমাদের দেশে ডিজেলের দাম ছিল 70 টাকা 38 পয়সা এবং পেট্রোলের দাম ছিল 77 টাকা 89 পয়সা। কিন্তু জানুয়ারি থেকে নিয়ে জুন অবধি মার্কেটে যখন ব্যারেল প্রতি কাঁচা তেলের দাম কমে গেল, যেটা $66.25 ছিল সেটা কমে যখন $42.79 হয়ে গেল, তার সুবিধা আমাদের পাওয়া উচিত ছিল, সেটা কেন্দ্রীয় সরকার দিল না। উল্টো এখন কি করলো, যখন ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে ব্যারেল প্রতি দাম কমে গেল তা সত্ত্বেও বর্তমান আমাদের দেশে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম বেড়ে গেল। বর্তমানে পেট্রোলের দাম কত?
81 টাকা 27 পয়সা এবং ডিজেল দাম কেন কত 74.14 পয়সা। অবাক জিনিস, যখন আন্তর্জাতিক মার্কেটে বাড়তো দাম তখন বলতো যে তোমাদের তেলের দাম বাড়াতাম, যখন ওইখানে কমছে তখনও আমাদের তেলের দাম বাড়ছে। এটা কেন বাড়লো? এটা করতে গিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার তার যে সেস সেটা বাড়িয়ে দিয়েছে, আগে যে হারে তারা সেস নিত সেটা বর্ধিত করেছে। এবং আপনারা দেখবেন যে এই যে এক্সট্রা সেস নিয়েছে তার ফলে তাদের মুনাফা তারা অর্জন করেছে, কেন্দ্রীয় সরকার অর্থ কি করে বাড়ানো যায় সে চেষ্টা তারা করেছে। এবং মানুষ যখন কোভিড-19 সময় বিপদের সম্মুখীন হয়েছে, যখন মানুষকে হেল্প করা উচিত তখনও পেট্রোল ডিজেলের দাম বাড়িয়ে এবং নিজের মুনাফা বাড়িয়ে মানুষের জীবনকে আরো কষ্টকে দুঃখতে ভরিয়ে দেওয়া হয়েছে। আপনাদের হয়তো জেনে এটা অবাক হবে যে সারা বিশ্বে আমাদের আশেপাশে যে দেশগুলি আছে সব জায়গায় কিন্তু সব দেশ কিন্তু নিজের মানুষের সুবিধা দিয়েছে। আপনি দেখুন আফগানিস্তানের ডিজেল আছে 37.1 পয়সা, পাকিস্তানের 37 টাকা 13 পয়সা, শ্রীলঙ্কায় 42 টাকা 77 পয়সা, ভুটানে 46.31 পয়সা, চায়নায় 54.85 পয়সা, ইভেন বাংলাদেশে 58.52 পয়সা। কিন্তু আমাদের দেশে 71 টাকা আমরা দেখি, 73 টাকা আমাদের দেশে। তো বাংলাদেশ তার মানুষকে সুবিধা দিতে পারে, পাকিস্তান দিতে পারে, ভুটান দিতে পারে, চায়না দিতে পারে, আমরা পারবো না, আমাদের সরকার পারবে না। শুধু তাই না, रानीगंज के महावीर कोलियरी इलाके में चोरी की घटनाओं पर लगाम लगते नजर नहीं आ रही है। इस इलाके के राजापाड़ा क्षेत्र के निवासी सज्जन सिंह के घर को अपराधियों ने अपना निशाना बनाया। अपराधी सज्जन सिंह के घर से करीब 2 लाख के गहने और 10,000 रुपए लेकर फरार हो गए। सज्जन सिंह ने फौरन रानीगंज थाने को खबर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच तो शुरू कर दी है, मगर पिछले कुछ अरसे से इस इलाके में अपराधियों की सक्रियता काफ़ी बढ़ गई है। ऐसा लगता ही नहीं यहाँ अपराधियों को कानून का ज़रा भी खौफ है। इससे पहले भी यहाँ कई चोरियाँ हुई हैं, मगर पुलिस को अब तक अपराधियों को पकड़ने में कामयाबी नहीं मिल पाई है। इससे लोगों में पुलिस की कार्यकुशलता को लेकर नाराज़गी है। लगभग मेरे घर में जो मेरा भैया का शादी के लिए जितना भी जो जेवर था 6 तारीख का शादी था, और वो हम लोग लॉकडाउन के कारण उसको पोस्टपोन किए, जिसके कारण सारा जेवरात घर में ही रखा हुआ था। वो सारा जेवरात चोरी हो गया। कैश में ज़्यादा नहीं था, कैश में मात्र 13,500 रुपये ही था। अच्छा, अब वो चोरी होगा 40 रुपये कुछ खुचरा में। अच्छा, गहने पौने 2 लाख रुपये का लगभग। क्या क्या था उसमें? मंग टिक्का हुआ था, नथ था, और अंगूठी था, कान वाला था, नाक का था, चेन था सोने का। अच्छा, किसका मतलब किसके शादी के लिए? मेरे भैया, मेरे बड़े भैया का शादी। कब शादी का डेट? 6 मई को। 6 मई को। अच्छा, और वो नाड़ू गोपाल जो मेरे घर में रहते हैं उनका कंगन था, और उनका जितना भी मुकुट था। शादी का गहना कुल 2 लाख, पौने 2 लाख। और इधर भगवान का मान लीजिए 10-20 हज़ार रुपये। कंप्लेंट हम फ़ोन किए थे नूरदा को सुबह 5 बजे, सर आपको इन्फॉर्मेशन देना है। तो वो भेजे थे एक गाड़ी में, तो वो आए लेके गए, फिर नूरदा खुद से आए थे दोबारा वो, फिर हम लोगों से इंक्वायरी लेके पूछ के गए। क्या नाम? मेरा नाम सज्जन सिंह। इस जगह ये महावीर कॉलेज राजापाड़ा से। जरूरी मरम्मत कार्य के चलते शनिवार 27 जून शाम 4 बजे से 28 जून रविवार सुबह 8 बजे तक तापसी ब्रिज पर यातायात बंद कर दिया गया है। बारिश के कारण तापसी नए ब्रिज के निर्माण कार्य में देर होने की आशंका जताई जा रही है। इस विषय में आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है। প্রশাসনের তরফ থেকে তাপসি ব্রিজের ওখানে যে একটা নোটিশ টাঙানো আছে কি আজ বিকেল 4টা থেকে কাল সকাল 8টা পর্যন্ত এটা ক্লোজ থাকবে। তো এর সাবস্টিটিউট কি অবস্থা, এই রাস্তায় যারা যাওয়া আসা করছে আর কি জন্যই বা এটা লাগানো হয়েছে? আপনারা দেখেছেন নিশ্চয় যে ব্রিজের কাজ চলছে, পাশে একটা ব্রিজ, নতুন ব্রিজ, যে ব্রিজটাতে এখন যাতায়াত করে সে ব্রিজটা বেহাল দশা, মাঝের মধ্যে বন্ধ হয়ে বিশাল ভয়ানক অবস্থা। তাই প্রশাসন ঠিক করেছে আজ 4টা থেকে কাল সকাল 8টা পর্যন্ত এই রাস্তা দিয়ে কোনো যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকবে এবং এই ব্রিজের কাজ। আর এই প্রশাসন এই রুট এখন করে দিয়েছে আপনার ব্রিজপুর হয়ে পালানপুরের ভিতরে ইংরা গ্রামের ভিতরে একদম জামুরিয়াতে ইংরা স্টেশনে বেরিয়ে পরে চাকতলা মোড়ে রাস্তাটা মিলিয়ে। তাই এই রাস্তাটা খুবই জরুরি। এই রাস্তাটা যদি কোনো বড় দুর্ঘটনা ঘটে যায় তাহলে কয়েকটি জেলার সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ ছিল। আপনার নাম পরিচয়? আমি মঞ্জুর চ্যাটার্জি, দক্ষিণ গ্রাম।
এটা বন্ধ হচ্ছে ব্রিজের কাজের জন্য। ব্রিজটা একটু দুর্বল হয়ে পড়েছে, এখন যদি কাজ না হয় তাহলে পরবর্তী ক্ষেত্রে প্রবলেম হতে পারে আরও বেশি। আচ্ছা, এই যে এই পথে যে যারা যাওয়া আসা করছে তাদের জন্য কোনো সাবস্টিটিউট ব্যবস্থা যাতায়াতের ব্যবস্থা বলতে দেখুন, এখানে তো ব্রিজ ছাড়া তো এটার অন্য কোনো রাস্তা নেই, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এবারে ধরুন লোকাল সবাই জানে, আর যেহেতু রাতের দিকে ওজনে করা হয়েছে যে সকাল দিকে মানুষের কাজকর্মটা বেশি থাকে, সে কারণে এটা সন্ধ্যের দিকে করা হয়েছে যে 4টার পর হলে অনেক মানুষের অসুবিধা হবে না বলছি না, অসুবিধা হবে, কিন্তু একদিন অসুবিধা করলে সেটা 10 বছর আপনার সুবিধা করতে হবে, সেটা তো দেখতে হবে। আমার নাম পরিচয় বলুন। राजू मुखर्जी। शनिवार के दिन आसनसोल स्टेशन के सामने ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन की तरफ से केंद्र सरकार द्वारा रेल को बेसरकारी करने की साजिश और मजदूरों को भी बेसरकारी करने की जो साजिश है उसके खिलाफ प्रदर्शन किया गया। ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन की तरफ से पूरे ईस्टर्न रेलवे में मानव बंधन का, ह्यूमन चेन का अरेंजमेंट किया गया है। हम लोग 1 तारीख से हमारा ये आंदोलन चल रहा है लगातार। 1 तारीख से हम लोग 6 तारीख तक प्रोग्राम किए, उसके बाद 8 तारीख को हम लोग सारा भारतवर्ष में डेमोन्स्ट्रेशन दिए, और फिर उसके बाद हमारा प्रोग्राम 1 हफ्ता का कंप्लीट करके आज हम लोग मानव बंधन जो ह्यूमन चेन सरकार के नोटिस के अनुसार जो सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए सरकार का जो मजदूर विरोधी नीति है, जन विरोधी नीति है, जो रेल को बिक्री करने का जो उनका साजिश ही नहीं, ऑलरेडी रेल को बेच दे रहे हैं। 30 और 55 के नाम पर श्रमिक छटाई कर रहे हैं। 17 जोड़ा ट्रेन को ऑलरेडी प्राइवेट के हाथ में दे दिए। IRCTC के जरिए टिकट बेचने का काम हो रहा है। मतलब मोदी सरकार जो घोषणा किया था 100% FDI, वो 100% FDI मोदी सरकार कर दिया। इसके खिलाफ LIC को बेचे, कोल को बेच रहे हैं, बैंक को मर्ज कर रहे हैं और रेल को भी बेच रहे हैं। हम लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। इनकलाब जिंदाबाद, ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन जिंदाबाद, अंडर रेलवे मेंस फेडरेशन जिंदाबाद, लाल झंडा जिंदाबाद, रेल मजदूर एकता जिंदाबाद। रानीगंज के महावीर कोलियरी इलाके के चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। शुक्रवार सुबह राजापाड़ा के बाद शनिवार की सुबह चाचापाड़ा में अपराधियों ने 2 कीमती मोबाइलों पर हाथ सफा कर दिया, साथ ही 1500 रुपए नगद भी ले उड़े। रुपेश कुमार ने रानीगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है, मगर लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से लोग दहशत में हैं। मोबाइल चोरी हुआ है हमारे घर से और पैसा चोरी हुआ है। अच्छा, महावीर राजपाड़ा से भी कुछ पैसा वगैरह, मोबाइल वगैरह चोरी हुआ है, सुनने में आया है। अच्छा, पैसा लगभग यहाँ पे मतलब पैसा कितना चोरी? हमारे घर से तो 1200-1500 रुपये चोरी हुआ है और मोबाइल 2 चोरी हुआ है। एक सैमसंग J7 था और एक ओप्पो A9 29। ये घटना कब हुआ? ये कल सुबह में हुआ है, मतलब वही 2 से 3 बजे का बीच में, 2-3 बजे का बीच में। आप लोग को कब पता? हम लोग को सुबह में पता चला है 5:30-6 बजे। थाना? हाँ, थाना से FIR किया, या हाथ में कागज है FIR का। क्या नाम हुआ आपका सर? रुपेश कुमार सिंह। आसनसोल शहर स्थित काली पहाड़ी मोड़ के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर शुक्रवार रात करीब 12 बजे सड़क से होकर गुजरने के दौरान ही एक ट्रेलर में अचानक लगी आग के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। आज के लिए बस इतना ही। अपने आसपास के ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।
आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। माही मैरिज हॉल इलाके में अपनी तर्ज का वाहिद मैरिज कम कॉन्फ्रेंस हॉल, खूबसूरत लॉन एरिया, पार्किंग एरिया, एसी रूम्स, मल्टीपर्पज हॉल, 24 आवर पावर बैकअप, 24 आवर ड्रिंकिंग वाटर, चेयर टेबल की सहूलियात मौजूद है। आज ही बुक करें। हमारा पता है आजाद नगर, इस्माइल, आसनसोल। कांटेक्ट करें 9334098841 8768822128। आसनसोल जैसे शहर में एक खूबसूरत से आशियाने का ख्वाब कौन नहीं देखता। इस्माइल में 7 डुप्लेक्सेस इमारत खासकर आपकी पसंद का ख्याल रखते हुए तामीर कराई जा रही है, जहां पार्किंग, कुआं, रिजर्वर की सहूलियात मौजूद है। तो आज ही बुकिंग कराएं। हमारा पता है इस्माइल, साउथ रेंज, सोष्टी नगर, नियर ASN प्ले स्कूल, आसनसोल।